जैसे कि आप सभी का जो पेपर है, अगला पेपर है 808 नंबर का पेपर है, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण। तो उसके लिए आपको लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ, सभी वस्तुनिष्ठ लेकर आए हैं, इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं पूरे, जो 2020 से लेकर 2025 तक के हैं। और आपको बता दूं साथियों, जो आज पेपर हुआ था आप लोगों का, यानी कि जो आपका पेपर हुआ था योगा का, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हमारी पिछली क्लास से आए हैं। अगर आप लोगों को एक ये टेस्ट करना है तो आप मेरी पिछली क्लास देख लें, या कुछ देख लें, या उसके बाद जो भी आपका पेपर आया है वो देख लें। तो मुझसे पढ़ोगे तो आपको पास करने की गारंटी है मेरी कि आप पास हो जाओगे। और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है हमारे सा और हा, ये हैं हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, जैसे अपन इसका उच्चारण करते हैं सा, तो वायु रगड़ खाकर मुंह से बाहर निकलती है और ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे सा हा ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। और जबकि या रा ला वा और अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, कौन सा, कि कौन सा पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, ये वाला। ऊष्म व्यंजन तो आप समझ गए कि सा होते हैं ये वाले, लेकिन आपको अंतस्थ व्यंजन पे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये रखना है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि हम याद कैसे रखेंगे इन सब चीजों को, आप इतना पढ़ाओगे तो भाई उसके लिए अपनी एक व्यवस्था चलती है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नहीं जुड़े उनको मैं बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन कवर किए, सारे क्वेश्चन में जो पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको एक मैं टेस्ट दूंगा, क्विज दूंगा। क्विज बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगी, जैसे कि ये, तो ऐसी आपके लिए क्विज दी जाएगी। आप यहाँ पर जैसे आपने क्वेश्चन लगाए और यहाँ पर आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप सब धीरे धीरे करते जाएंगे, तो अगला इसी प्रकार के सभी प्रकार के क्वेश्चन आप करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरी क्लास देखनी, उसके बाद इस क्विज को लगाना है। क्विज में से आपको 30 में से कितने नंबर मिल रहा है, बार बार आप क्विज को मल्टी टाइम लगा सकते हैं, फ्री है क्विज आपके लिए, मल्टी टाइम लगाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार क्लास नहीं देखनी, अगर समझ में नहीं आता तो देख सकते हैं, बाकी आपको कुछ लगानी है मल्टी टाइम। ये आपकी ऑब्जेक्टिव रही और ये आपकी फिल्म, लेकिन क्लास आपको पहले देखना है। अगर आप क्लास बना देखे कुछ लगाने चले गए तो वो कुछ आपकी किसी काम की नहीं रहेगी, मतलब लगाना। तो पहले आपको क्लास देखना है, उसके बाद आपको क्विज लगाना है, और क्विज लगाना आपको इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। संवाद पाठ पढ़ाने की उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है, कौन सी है? कक्षा अभिनय। कौन सी प्रणाली है? कक्षा अभिनय प्रणाली जो है, संवाद पाठ पढ़ाने की कैसी प्रणाली? उपयुक्त प्रणाली है, ठीक है। तो विवरण देखते हैं। संवाद या एकांकी पाठ को जीवंत और प्रभावी बनाने के लिए कक्षा अभिनय, यानी कक्षा में अभिनय करना, कक्षा में अभिनय किया जाता है, सबसे उत्तम प्रणाली है। यानी संवाद पाठ, संवाद पाठ में क्या होता है, एक किसी को सब कुछ बना दिया जाता है, किसी को कुछ, किसी भी स्टूडेंट को कुछ बना दिया जाता है, फिर उनमें आपस में संवाद कराया जाता है, तो ये संवाद पाठ कहलाता है। तो सबसे उत्तम प्रणाली कौन सी इसमें? कक्षा अभिनय। इसमें पात्रों के हाव भाव और उतार चढ़ाव को अच्छी तरह समझ पाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना मनुष्य को परम शुद्ध बनाता है। यह कथन किसका है? किसका है ये पदम? बेकन का। किसका है पदम? बेकन का ये कथन है, ठीक है। तो विवरण है, यह प्रसिद्ध कथन फ्रांसिस बेकन का है। उनका मानना था कि मौखिक भाषा से व्यक्ति में तात्कालिकता आती है, जो मौखिक भाषा से व्यक्ति में तात्कालिकता आती है, परंतु लिखित भाषा से व्यक्ति के विचारों और स्थायी त्रुटिहीन परम शुद्ध बनाती है, यानी कि लिखने से शुद्ध बनती है भाषा, ठीक है। तो ये किसका कथन था? आपका बेकन का कथन था, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण का सोपान है, क्या है? आदर्श वाचन। क्या है सोपान? आदर्श वाचन। गद्य शिक्षण के पाठों में शिक्षक द्वारा किए जाने वाले शुद्ध और स्पष्ट वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। गद्य में, जो गद्य शिक्षण का मुख्य प्रारंभिक सोपान है। भाव सौंदर्य मुख्य रूप से पद्य का है। अगर भाव सौंदर्य की बात करें, अगर पद्य का पूछते हैं यहाँ पे कि ये आपका पद्य का सोपान क्या है, वहां पर आपको क्या लगाना था? भाव सौंदर्य लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, अगर कोई ऑप्शन आपको पता हो, आप करेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। हम आपके सारे चीज़ यहाँ पे मैसेजेस देख रहे हैं। निम्नांकित शब्दों में एक शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है?
दिगंबर। कौन सा? दिगंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद दिक धन अंबर होता है, जहाँ का एक व्यंजन का मेल आस्वर से होता है तो वहां पर गा में बदल जाता है। नयन एक अयाधि संधि स्वर संधि है। मनोरथ एक मनोरथ और निर्गुण विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज याद रखती है। ठीक है, अब जिन 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 बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो उनको लाइक जरूर करना है वीडियो को। भाई साहब आपके लिए पीपीटी तैयार करते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल आ रहा है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके इन्हीं क्वेश्चन से बनेंगे। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है जरूर भाई साहब, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी वीडियो पहुँच सके। ठीक है, आपके लिए हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना सा तो जरूर कर ही सकते हैं। आपको लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है, तो अभी मैंने बताया था आपके लिए जस्ट पहले फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, विवरण में डिटेल पढ़ी थी उसकी, तो उसमें बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आएगा। देखो ये क्वेश्चन आएगा, पूछा था 2024 के पेपर में कि यार अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और मैंने आपको बताए थे उस व्यंजन कौन से हैं, तो वो आपको कमेंट करने हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी में यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता में सौंदर्य निहित होता है, तो ये क्वेश्चन भी अभी मैंने पिछले की डिटेल में बताया था आपको। पिछले की डिटेल में बताया था क्या, कविता में कौन सा सौंदर्य होता है? भाव सौंदर्य होता है, और भाषा सौंदर्य भी होता है और विचार सौंदर्य भी होता है। तो आपका सही का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो कविता या पद्य शिक्षण में केवल शब्दों का चमत्कार नहीं होता, बल्कि उसमें भावों की गहराई, भाषा की सजीवता और विचारों की उत्तमता, तीनों रूप का सौंदर्य समाहित होता है। देखो जितना मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपको डिटेल ही बता रहा हूँ। डिटेल आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका वहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है और इसमें अन्य आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको ये डिटेल भी ध्यान से पढ़ना है। पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपका ऑब्जेक्टिव कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्विज जरूर लगानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है कौन सी? जैक्टार्ट विधि, पेस्टलाज विधि, मॉन्टेसरी विधि या एनुलेक विधि? बताइए कौन सी? मॉन्टेसरी विधि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने छोटे बच्चों को लिखना सिखाने के लिए आंख, कान, हाथ जैसी ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय समन्वय पर बल दिया। ठीक है, किसने दिया? मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने, जिसमें बच्चे लकड़ी या प्लास्टिक के उभरे अक्षरों पर उंगली फेरकर लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो आपको ये साथ ही साथ याद रखनी चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। खंड काव्य का उदाहरण क्या है? जयद्रथ वध। क्या है? जयद्रथ वध। बिल्कुल आपदा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त का द्वारा रचित जयद्रथ वध एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसमें जीवन के किसी एक विशिष्ट हिस्से के या घटना का चित्रण है। रामायण पृथ्वीराज रासु महाकाव्य है। देखो इसमें क्या है? संपूर्ण जीवन का वर्णन है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी संपूर्ण जीवन का वर्णन है और रघुवंश में भी। देखो जयद्रथ वध, अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ में कि जयद्रथ वध, जयद्रथ के लेखक कौन है? तो लेखक की बात जब भी आती है आपके सामने, वहां पे आपको क्या लगाना है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो आपको इस टाइप से कुछ और क्वेश्चन साथ में पढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण और चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। कौन सी विधि में? आगमन प्रणाली में। कौन सी प्रणाली में? आगमन प्रणाली में छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम निकालते हैं। उदाहरणों की सहायता, पहले उनको उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो नियम निकालते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण उनको कैसे दिए जाते हैं? जैसे एक बॉल है, बॉल उसे ऊपर फेंका जाता है, फिर वो नीचे गिरती है, तो फिर छात्र उसको नीचे गिरने की प्रक्रिया को देखकर उदाहरण से वो नियम निकालेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कार्य करता है। ये आगमन विधि है। ठीक है, तो ये आगमन विधि के अंतर्गत होता है। देखते हैं, आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। इसमें शिक्षक पहले छात्रों के सामने कई उदाहरण प्रस्तुत करता है और छात्र उनके विश्लेषण से स्वयं सामान्य नियम या सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्य शिक्षण के सोपान हैं। गद्य शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं? आदर्श वाचन, अनुकरण और उच्चारण। तो यहाँ पर सभी आपका आंसर है।
तो गद्य पढ़ाते समय शिक्षक पहले स्वयं आदर्श वाचन करता है, पहले खुद पढ़ाता है शिक्षक, फिर छात्रों से अनुकरण का वाचन करता है, यानी कि छात्र बोलते हैं वही चीज जो शिक्षक ने बोली है। उसके द्वारा की गई गलतियों का उच्चारण संशोधन करवाता है, यानी कि बच्चे जो बोल रहे हैं उच्चारण में, वो यदि गलत बोल रहे हैं तो उसका उच्चारण संशोधन करवाता है। अतः ये सभी गद्य शिक्षण के आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, आपका पेपर होने वाला है 70 नंबर का, उसमें से आपको चाहिए है पास होने के लिए 30 नंबर या 28 नंबर। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ के 15 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो ही जाएंगे, और जिसके बाद जो क्लास आपके लिए लेकर आएंगे तो उसमें आपके क्या क्वेश्चन आंसर और क्लियर हो जाएंगे। इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? व्याकरण को शब्दानुशासन किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयगर, लज्जा शंकर झा और पतंजलि। तो किसने कहा है? पतंजलि ने। किसने कहा है? पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य की शुरुआत में ही व्याकरण को अथ शब्दानुशासनम कहा है, जिसका अर्थ है शब्दों का अनुशासित या परिचित करने वाला शास्त्र। तो इसका एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, एक वाक्य वाले उत्तर में आपका पूछा जाएगा कि अब अथ शब्दानुशासनम किसे कहा, का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? शब्दों का अनुशासित या परिचित करने वाला शास्त्र। क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है 1 नंबर वाले वाक्य में कि महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने। किसने की थी महाभाष्य की रचना? पतंजलि ने। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पढ़ते जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों की अभिव्यंजना हो कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? श्याम सुंदर दास ने। बिल्कुल थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बाबू श्याम सुंदर दास के अनुसार कविता भाषा का वह सुंदर और कलात्मक रूप है जो हमारे हृदय के भावों को सर्वोत्तम और प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो पढ़ाया था वो ही आया है आज के पेपर में। ठीक है, मैंने आज जितने भी ऑब्जेक्ट करवाए थे सारे ऑब्जेक्ट, जो 5 आपके ऑब्जेक्ट आए हैं वो ही आए हैं दिनेश जी। ठीक है, वक्ता एवं श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। किसने दी है? ये ब्लूमफील्ड ने। किसने दी है? ब्लूमफील्ड ने। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक लियोनार्ड ब्लूमफील्ड ने वक्ता बोलने वाले, वक्ता यानी कि बोलने वाले, और श्रोता यानी सुनने वाले के बीच होने वाले संपूर्ण भाषाई अंतःक्रिया और व्यवहार को वाक कहा है। क्या कहा है? वाक कहा है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ब्लूमफील्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष है। मानसिक क्रिया का प्रमुख पक्ष क्या है? अर्थग्राह्यता। मौन वाचन में अर्थग्राह्यता, यानी कि जब कोई मौन वाचन करता है तो उसका मुख्य क्या होता है उद्देश्य? अर्थ को ग्रहण करना। मौन वाचन यानी कि बिना आवाज किए मन में पढ़ना सबसे मुख्य उद्देश्य पढ़ते समय शब्दों के अर्थ को गहराई से ग्रहण करना अर्थग्राह्यता होता है, ताकि विषय वस्तु का बोध अच्छी तरह से हो सके। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा आपका अर्थग्राह्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और क्विज लगानी है। ठीक है, क्विज आपको जरूर लगानी है। ता वर्ग का पंचम अक्षर है। ता वर्ग का कौन सा अक्षर है? ता वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है? ना है। कौन सा है? ना। हिंदी वर्णमाला के ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, तो आपको याद होने चाहिए ये वर्ण कौन कौन से आते हैं। ता वर्ण में ता आता है, था आता है, धा आता है और ना आता है। ता, था, दा, ना। ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए कि ता वर्ण में जो ता ग्रुप है आपका, उसमें कौन कौन आता है? ता, था, दा, धा, ना। ता, था, धा, ना। तो नाम जो पंचम अक्षर है वो कौन सा है? ना। अगर आपसे चतुर्थ पूछ लेता तो आपको धा लगाना है। ठीक है, और तृतीय पूछ लेता तो दा लगाना है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना। अभी आप क्विज लगाएंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा। काव्य पाठ सुनने से छात्रों में किस कौशल का विकास होगा? मनन कौशल, अद्भुत कौशल, दृश्य कौशल या श्रवण कौशल? किसका होगा? आपका श्रवण कौशल का विकास। जब छात्र किसी कविता या काव्य पाठ को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनकी सुनने की क्षमता और अर्थ समझने की योग्यता
बढ़ती है, जिससे श्रवण कौशल का विकास होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल। अगला क्वेश्चन, किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है? किसने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है? बेनिंग ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद। तो महात्मा गांधी ने सुंदर लेख के बिना शिक्षा को अपूर्ण माना है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी है। उनका मानना था प्रत्येक बालक का लेख सुंदर और सुडौल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। देखो भाई साहब, इसके जो ऑब्जेक्टिव है थोड़े से जटिल हैं, तो आपको क्या करना है, पहले हमारी क्लास देखना है, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, इसके बाद कोई लगा लेना, कोई आप कई बार लगा लें, 10 बार लगा लें तो भी कम है। ठीक है, क्वेश्चन इनमें से आएंगे लेकिन थोड़े जटिल हैं, तो आपको इसे हल्के में ना लेना है। जो लोग लास्ट तक देखेंगे 100% कह रहा हूँ कि आप पूरे ऑब्जेक्ट करके आएंगे, क्योंकि जो जिनने हमारी इसके पहले वाली क्लास देखी थी वो आज की पूरे क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक अगर जुड़े रहेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और अगले पेपर में आप कमेंट भी करेंगे। रामचरितमानस निम्न में से क्या है? तो क्या है रामचरितमानस? महाकाव्य है, महाकाव्य। ये गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक महान कालजयी महाकाव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की एक अच्छी शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, खेल विधि। तो कौन सी आगमन विधि? क्या है? आगमन विधि है। तो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के बच्चों को व्याकरण रटाने की बजाय नियमों को समझने के लिए आगमन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि यह बाल केंद्रित और मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वक्ता और श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी है। किसने दी है? रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, किसने दी है? मतलब रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कई बार आया परीक्षा में, इसलिए वो कई बार यहाँ पर भी आ गया। ब्लूमफील्ड ने। यह प्रश्न 2023 के पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, यह यहाँ पे मेंशन भी है कि 2023 के पेपर में भी पूछा गया है क्वेश्चन। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड के अनुसार बातचीत के दौरान वक्ता और श्रोता के बीच जो भाषाई आदान प्रदान या तालमेल होता है वही वाक्य स्पीच है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि यह प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है और यहाँ फिर आया है। बोलने के कौशल के विकास की किस गतिविधि में बालक किसी समस्या या विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं? चित्रमाला, कहानी कथन, विचार गोष्ठी या अंताक्षरी? तो किसमें? विचार गोष्ठी में। विचार गोष्ठी में छात्र की तय विषय या गंभीर समस्या पर स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं और मंच पर आकर मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। मौन वाचन कहलाता है। मौन वाचन क्या कहलाता है? तेजी से पढ़ना, जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़ना, नहीं मन से पढ़ना। ठीक है, तो बिना ओंठों को हिलाए, बिना किसी ध्वनि या आवाज के एकाग्रचित होकर लिखित सामग्री को केवल आंखों और मस्तिष्क की सहायता से पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गद्य शिक्षण का उद्देश्य है भावों के गद्य शिक्षण का उद्देश्य है भावों के अनुसार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास, बोली जाने वाली भाषा को समझने की क्षमता का विकास, साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने, लिखने की क्षमता का विकास। तो आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने और लिखने की क्षमता का विकास। प्राथमिक स्तर पर गद्य जैसे कहानी, निबंध, एकांकी पढ़ाने का मूल उद्देश्य बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनमें मानक या साहित्यिक भाषा को समझने, बोलने तथा लिखने की बुनियादी योग्यता का पैदा करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन का प्रभावी तरीका है। क्या है? नामों को पहचान और चित्र को पढ़ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। आइडेंटिफाइंग नेम्स एंड रीडिंग पिक्चर मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन का प्रभावी तरीका है ये। क्वेश्चन, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये किसका कथन है? स्वीट ने दिया था। ये कथन किसने दिया था? स्वीट ने। प्रसिद्ध भाषाविद हेनरी स्वीट के अनुसार जब ध्वन्यात्मक शब्द यानी कि कोई भी शब्द या प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को
अभिव्यक्त करता है तो उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण करना संबंधित है किससे? श्रवणा कौशल। किससे है? सुनना कौशल, या इसके जगह आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ तक लिख सकता है श्रवण कौशल। तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, श्रवण कौशल या सुनना कौशल। सुनना कौशल, श्रवण कौशल, देखो यहाँ पे का अर्थ केवल ध्वनि को कान से सुनना नहीं, बल्कि सुनी हुई सामग्री या बात को ध्यानपूर्वक समझकर उसका सही अर्थ ग्रहण करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौन वाचन से आशय है। मौन वाचन से आता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। धीमे धीमे पढ़ना, स्वस्वर पढ़ना, बिना बोले पढ़ना या आदर्श उच्चारण, तो बिना बोले पढ़ना। लिखित सामग्री को बिना ओंठों को हिलाए और बिना किसी ध्वनि के मन ही मन शांत रहकर पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। इससे समय की बचत होती है और अर्थ ग्रहण तीव्र होता है। पाठ्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप है। पाठ्य योजना के जो अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप सरल से कठिन की ओर, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, जिज्ञासा उत्पादक हो और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, जो पूर्व जो प्रस्तावना के प्रश्न हो वो हो सरल से कठिन की ओर भी होना चाहिए, पिछले ज्ञान के से संबंधित भी होना चाहिए और जिज्ञासा उत्पादक होना चाहिए। कक्षा में पाठ शुरू करने से पहले पूछे जाने वाले प्रस्तावना प्रश्न बच्चों के पूर्व ज्ञान से जुड़े होने चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, आप जब तक इस क्वेश्चन को कीजिए। कीजिए इसका आंसर। ये क्वेश्चन हो गया था। क्या था? अगला क्वेश्चन देखते। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं? बताइए। नियम किस में बताए जाते हैं? पहले निगमन प्रणाली में। और अगर बात करें कि पहले उदाहरण किस में बताए जाते हैं, पहले अगर बात करें उदाहरण पहले किस में बताए जाते हैं? आगमन में प्रणाली में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बात करें पहले नियम बताए जाते हैं, तो नियम पहले बताए जाते हैं किसमें? निगमन। तो आपको नी से क्या रखना है? निगमन। निगमन यानी कि नियम, तो इसमें नियम पहले बताए जाएंगे। जबकि आगमन प्रणाली में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम निकाले जाते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या आपके फिल इन ब्लैंक
और साथ में देखेंगे आपके एक वन वर्ड जो ये वो के क्या होते हैं, एक वाक्य में उत्तर आते हैं आपके, वो एक वाक्य में उत्तर आपके यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अपने भावों, ये आपका फिल इन ब्लैंक है, आपके भावों विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना कहलाता है। बोलना, बिल्कुल आपका बोलना कहलाता है। ठीक है, जब हम अपने मन के विचारों और भावों को मुख्य से सार्थक ध्वनियों में व्यक्त करते हैं तो भाषाई कौशल बोलना कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषाई कौशल बोलना कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है ये वो यहाँ पे सेक्शन आ गया है। का पाठ सुनने से छात्रों में कौन सा श्रवण कौशल का विकास होता है। किसी कविता या काव्य पाठ को ध्यान से सुनने पर छात्रों में सुनने सुनकर अर्थ समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे श्रवण कौशल विकसित होता है। देखो भाई, मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रहा हूँ ये, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें लिख सकें। देखो, आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तो ये आप लिख पाएंगे परीक्षा में। 2 नंबर क्वेश्चन आ रहा, 3 नंबर का, 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा, तो उसमें आप इजीली लिख पाएंगे चीजें। ठीक है, इसीलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ। इसी डिस्क्रिप्शन से और भी आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं। चित्र वर्णन और कथन रचना के लिए डैश उत्तम विधि है। कौन सी? प्रश्न युक्ति विधि। कौन सी? प्रश्न युक्ति विधि। बच्चों को कोई एक चित्र दिखाकर, अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा प्रश्न युक्ति विधि क्या है तो आप बता देंगे विवरण मैंने बताया है, क्योंकि आपको कि बच्चों को कोई चित्र दिखाकर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न युक्ति विधि कहलाती है। वे चित्र को गहराई से देखकर अपनी भाषा में उसका वर्णन करना और कहानी बनाना सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को डैश नाम से जाना जाता है। बताइए। कालखंडवार योजना। किस नाम से जाना जाता है? कालखंडवार योजना के नाम से। विवरण: एक निश्चित पीरियड या कालखंड के शिक्षक को क्या पढ़ाना है, उसकी तैयारी को दैनिक पाठ योजना या कालखंडवार योजना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक सममात्रक छंद है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा, चौपाई एस एक छंद है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि क्या है, एक सममात्रक छंद है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक सममात्रक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और इसके हर एक चरण में कुल 16-16 मात्राएं होती हैं। भाषा शिक्षण के मूल कौशल कौन कौन से हैं? बताइए। भाषा शिक्षण के 4 मूल कौशल हैं। कौन कौन से? श्रवण यानी कि सुनना, भाषण यानी कि बोलना, पठन यानी कि पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो आपके यहाँ पर 4 हैं। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। कविता का स्वरूप किस प्रकार है? बताइए, कविता का स्वरूप किस प्रकार है? तो कविता का स्वरूप रसात्मक, लयात्मक और छंदबद्ध होता है। कैसा होता है? रसात्मक होता है, लयात्मक होता है और छंदबद्ध होता है। इसमें भावों और कल्पना की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण होती है? प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण में सबसे बड़ी कठिनाई किस समस्या के कारण होती है? प्राथमिक कक्षाओं में सबसे बड़ी कठिनाई बच्चों को क्षेत्रीय बोलियां की विविधता और मानक हिंदी भाषा को समझने व शुद्ध उच्चारण करने की समस्या होती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बच्चों के आकलन का प्रमुख तरीका क्या है? बच्चों के आकलन का सबसे प्रमुख और व्यवहारिक तरीका सतत अवलोकन और खेल खेल में मौखिक प्रश्न पूछना है। देखो, लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे तो आपसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वीडियो, उनके तक वो वीडियो पहुंच जाएगी और भाई मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो तैयार करके लाऊं, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है भाई, क्योंकि
इसी में से आने हैं क्वेश्चन, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना, आप तो कल आके देख लेना। इकाई योजना की एक विशेषता लिखिए। इकाई योजना क्या होती है? इकाई योजना शिक्षण सामग्री को एक व्यवस्थित और व्यापक रूप प्रदान करती है, जिससे शिक्षक को पूरी यूनिट की समय सीमा का स्पष्ट ज्ञान रहता है। इकाई योजना में जैसे एक इकाई है, कोई किसी भी विषय की कोई एक इकाई है, यानी कि एक पाठ है, उस पाठ को हाँ, कालखंडवार तोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया है? तोड़ दिया है कि ये इतने कालखंड में, इतने पीरियड में, ये 5 पीरियड में एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी। तो उस इकाई में उसको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी टीचर को, वो सारी चीज़ें उसमें बना लेता है कि उस इकाई में हमें लिए एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, एक उसके लिए चॉक की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें वो पहले से तैयार कर लेता है इकाई योजना में। ठीक है? वर्ष 2024 के रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले उत्तर। शब्द का वही अर्थ होता है जो उसे ध्वनित होता है, तो उसे शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? उसे वाचक। जब किसी शब्द का सीधा, मुख्य और लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है, तो उसे वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहात्मक वाक्य को ही कविता कहते हैं। रहात्मक वाक्य अगर आपको पता हो तो इसका ये ये आपको लिख के आनी है डेफिनेशन जब कविता आ जाए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है? यह कथन किसका है? विश्वनाथ जी का। किसका ये कथन? विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ग्रंथ में आचार्य विश्वनाथ ने कविता काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य या कविता है। डैश में आरोह, अवरोह, लय या ध्यान रखना आवश्यक है। किसमें? पद्य काव्य में। किसमें? पद्य काव्य में। पद्य काव्य यानी कि कविता वगैरह, कविता एग्जाम्पल। ठीक है? ये हो गया अपना। पतंजलि ने डैश भाषा को अनुशासन माना है। किस भाषा को? व्याकरण भाषा को। महर्षि पतंजलि ने व्याकरण को शब्दानुशासन कहा है। क्या कहा है? शब्द अनुशासन कहा है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शब्दों को नियमबद्ध और अनुशासित करता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चीज का डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। डैश वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। क्या है? सस्वर वाचन। सस्वर वाचन। उचित हाव भाव, स्पष्ट उच्चारण और शुद्ध गति के साथ बोलकर पढ़ने यानी कि सस्वर वाचन में माहिर होने वाला बालक की भाषाई निपुणता को दर्शाता है। भारत की सांस्कृतिक भाषा कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। भाषाई कौशलों के नाम लिखिए। तो भाषाई कौशल कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव में भी आया था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है? डिस्क्रिप्शन आप अपने अनुसार पढ़ते जाइए, जिसको आपको सही लगे। जिसका इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इकाई योजना की एक विशेषता बताइए। एक क्वेश्चन हुआ है रिपीट, अभी आया था, एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है? तो यह शिक्षण सामग्री को तार्किक, व्यवस्थित उप इकाइयों में बांटती है। शिक्षण सामग्री को किसमें बांटती है? तार्किक और व्यवस्थित उप इकाइयों में। इकाई योजना यूनिट प्लान पूरे पाठ्यक्रम के किसी एक बड़े हिस्से को छोटे छोटे अंतर संबंधित पाठों में संगठित करने में मदद करती है। ठीक है? आकलन से क्या आशा है? आकलन से क्या आशा है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की प्रकृति को जानने की निरंतर प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। असेसमेंट कहते हैं जिसे इंग्लिश में। मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी थी? रेमर्स एवं गेज ने। मूल्यांकन के द्वारा बच्चे के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का उपलब्धियों की अंतिम जांच की जाती है। देश में जीवन की किसी एक पक्षी घटना का वर्णन होता है। किसमें? खंड काव्य में। ये क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान में भी पूछा आया था और आपके किसमें भी पूछा गया था? सही विकल्प में भी पूछा गया था।
व्याकरण शिक्षण की डैश में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते। देखो नियम से मैंने बताया था निगमन। अभी आपको पहले जैसे जिसने क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी निगमन की बात हो वहाँ नियम की बात भी होगी। पहले आपकी नियम की बात होगी, फिर उदाहरण की बात होगी। तो निगमन जो है, निगमन विधि में आपका क्या होता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण बताए जाते हैं। और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं और फिर उससे नियम निकाले जाते हैं। तो निगमन विधि में बच्चों को सबसे पहले नियम या परिभाषा रटाई जाती है, उसके बाद उदाहरण देकर नियम सिद्ध किया जाता है। तो आपको निगमन विधि अगर लिखने को आ जाती 2 नंबर में तो आप ऐसा लिख सकते हैं। भाषा का प्रथम रूप क्या है, मातृभाषा। क्या है भाषा का प्रथम रूप, मातृभाषा जो है भाषा का प्रथम रूप है। बच्चा अपने परिवार और माँ के मुख से सबसे पहले जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, मातृभाषा। भारत एक कैसा देश है, बहुभाषी देश है। बहुभाषी। भारत में अलग अलग राज्यों में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए भारत को एक बहुभाषा भाषी देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी या स्लेट को आंखों से दूर रखना चाहिए, कितने सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए काफी या स्लेट को, बताइए। 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। मूल्यांकन की परिभाषा बताइए, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है। मूल्यांकन एक ऐसी सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जांचा जाता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया। मूल्यांकन करना यानी कि परीक्षा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठपोषण फीडबैक के 2 प्रकार लिखना है। पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक के 2 प्रकार कैसे हैं? एक होता है सकारात्मक पृष्ठपोषण यानी कि पॉजिटिव फीडबैक, और एक होता है नकारात्मक पृष्ठपोषण यानी कि नेगेटिव फीडबैक। भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभूतियों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने व्यक्त करता है। संवाद पाठ क्या होते हैं, संवाद पाठ क्या होते हैं। देखो भाई साहब, जो जुड़ा हुआ है उसको लाइक करना जरूरी है, लाइक जरूर कर दें जिससे सभी लोगों तक अब वीडियो आपकी पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट मिले। आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके उस लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर हाँ और अन्य लोगों तक वीडियो पहुँच जाएगी तो उनको इसका प्रॉफिट जरूर मिलेगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले मौखिक बातचीत या वार्तालाप को लिखित रूप से नाटक या एकांकी की विधा में प्रस्तुत करना संवाद पाठ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई योजना की 2 विशेषताएं बतलाइए। इकाई योजना यानी कि यूनिट प्लान। क्या कहलाता है, यूनिट प्लान। इकाई योजना की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, यह पूरे पाठ्यक्रम को तार्किक और व्यवस्थित उप इकाइयों में विभाजित करती है। दूसरा क्या है, इसमें शिक्षण के उद्देश्यों, गतिविधियों, मूल्यांकन में पूर्ण समन्वय होता है। वर्ष 2022 के रिक्त स्थान और एक वाक्य में उत्तर अब हम अगले में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ष 2022 के रिक्त स्थान। वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द वे शब्द जो संस्कृत के शुद्ध शब्द हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं। मतलब कि जो संस्कृत के से सीधे हिंदी में आ गए वो कौन शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक वाक्य में उत्तर में था ये अपना क्वेश्चन। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव या रूप परिवर्तन के हिंदी में भाषा में ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तत्सम यानी कि उसके समान। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों द्वारा विविध घटनाओं को सुनाने में से उनमें खालिस्तान का विकास होता है। किस कौशल का विकास होता है, बोलने के कौशल का। जब छात्र अपने अनुभव या किसी घटना को कक्षा में सबके सामने सुनाते हैं तो उनकी झिझक दूर होती है और उनके बोलने के कौशल का विकास होता है। वाचन एक प्रकार का क्या है, सस्वर वाचन या
वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। वाचन एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे सस्वर वाचन नहीं आएगा, वाचन एक प्रकार का क्या है, कौशल है। क्या है, कौशल। एक मिनट आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। एक प्रकार का सस्वर वाचन नहीं, एक प्रकार का कौशल है। क्या है वाचन, एक प्रकार का कौशल है। एक मिनट वेट कीजिए, मैं बता रहा हूँ कन्फर्म करके आपको। कौशल है वैसे तो इसका आंसर। अगर ऑप्शन सस्वर वाचन आप लगा सकते हैं वहां पर, ये आपका डीएड ने मतलब एमपी बोर्ड ने करेक्ट माना है। दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, लेकिन सस्वर वाचक जो है एमपी बोर्ड ने करेक्ट माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश में कविता रागमय और रोचक होती है। डैश में कविता रागमय और रोचक होती है। किसमें, पद्य काव्य में। किसमें, पद्य काव्य में। पद्य काव्य में लय, छंद, तुक और ताल होने के कारण कविता को संगीत के साथ रागमय मनोरंजक बनाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा संसर्ग विधि से डैश व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। कौन से, व्यवहारिक व्याकरण के पाठ पढ़ाए जाते हैं। कौन सी विधि से, भाषा संसर्ग विधि से। कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण के नियम अलग से नहीं रटाए जाते, बल्कि अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ाकर सीधे व्यवहारिक रूप में शुद्ध भाषा का लिखना बोलना सिखाया जाता है। कौन सी विधि है, भाषा संसर्ग विधि। पा वर्ग के सभी वर्णों को लिखिए। अभी मैंने आपको बताए थे कौन से ता वर्ग के वर्ण बताए थे पिछले क्वेश्चन में, वो भी आपको याद रखना होना चाहिए। यहाँ पे आपके पा वर्ग के कौन थे, पा फा बा भा मा। पा फा बा भा मा। इसमें पूछ सकता है कि पा वर्ग का पांचवा अक्षर बताइए, तो आप क्या बता देंगे, माँ बता देंगे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ओष्ठ ध्वनि वाले पा वर्ग में ये पांचों वर्ण शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनना दक्षता विकसित करने के लिए संचार माध्यम की किस अधिगम सामग्री का प्रयोग उचित होगा। सुनना दक्षता विकसित करने के लिए तो किसका, रेडियो का और ऑडियो टेप रिकॉर्डर का। ये एक वाक्य में उत्तर है, तो आप यहाँ पर रेडियो या ऑडियो टेप रिकॉर्डर दोनों लगा सकते हैं। रेडियो या पॉडकास्ट केवल श्रव्य माध्यम है, जिन्हें सुनकर बच्चे पूरी तरह एकाग्र सुनने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। भाषा शिक्षण की दो शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। कौन सी है, एक तो अनुकरण विधि है और एक दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, या आगमन निगमन विधि भी आप लगा सकते हैं। आगमन विधि लिख सकते हैं पहला, दूसरा आप निगमन विधि भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अनुकरण विधि और प्रत्यक्ष विधि भी आप लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों की शब्द सीमा बताइए। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, लगभग 75 शब्द। प्रश्न पत्र के निर्देशों के अनुसार डीएलएड परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्नों की शब्द सीमा 75 शब्द निर्धारित की गई है। कितनी की गई है, 75 शब्द, जो कि आपके पेपर में भी लिखी जाती है। तो जो बच्चों को नहीं है पता, वो वहां से देखकर भी ये क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं। अच्छे मूल्यांकन की कोई एक विशेषता बताइए। वैधता या विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लगाएंगे शायद बस सही होगा। एक अच्छे मूल्यांकन को वैध होना चाहिए, अर्थात वह उसी उद्देश्य या योग्यता की जांच करे जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो हर 21 के क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, शब्द। शब्द जो है भाषा की सार्थक इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, लेकिन वर्ण सार्थक नहीं होता, जिसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, जबकि वर्णों के मेल से बने शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। इसीलिए शब्द को भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई माना जाता है। सार्थक इकाई से मतलब है कि जिसका कोई अर्थ हो। भाई साहब लाइक करते जाएं सभी लोग। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा, जिसमें भावों की
अभिव्यंजना ही कविता कहलाती है। कविता की यह परिभाषा किसने दी? श्याम सुंदर दास ने। कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा है, किसने दी थी ये बात? श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने। जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है आदर्श वाचन। कौन सा वाचन कहलाता है? आदर्श वाचन। कक्षा में पाठ पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा शुद्ध उच्चारण, सही गति से और उचित हाव भाव के साथ जो पाठ पढ़ा जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। इसके बाद छात्र जो पढ़ते हैं उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को क्या कहते हैं? कालखंडवार योजना। क्या कहते हैं? कालखंडवार योजना कहते हैं। ये रिपीट हुआ है, आपका रिपीट हुआ है दूसरे साल में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप इसका पढ़ लीजिएगा। व्याकरण शिक्षण की डैश प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं। किसमें? मैंने अभी ये क्वेश्चन कई बार आ गया। निगमन विधि में नियम पहले बता दिए जाते हैं, ठीक है, और आगमन विधि में पहले उदाहरण बताए जाते हैं। तो निगमन प्रणाली में शिक्षण का सूत्र नियम से उदाहरण की ओर चलता है, जिसमें बच्चों को सबसे पहले सिद्धांत या नियम रटाए जाते हैं। अभी एक बक वाले उत्तर आ गए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में प्रचलित विभिन्न भाषाओं 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। बोलने के कौशल का क्या आशय है? अपने मन के भावों और विचारों को शुद्ध, स्पष्ट तथा सार्थक शब्दों के माध्यम से मुख से बोलकर अभिव्यक्त करना ही बोलने का कौशल कहलाता है। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? श्रव्य काव्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, या ऐसे कहते हैं गद्य या पद्य काव्य भी लिख सकते हैं आप परीक्षा में। अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। एक अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं वैधता है, विश्वसनीयता है और वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता है, ठीक है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं। आकलन का क्या अर्थ है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आकलन का अर्थ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर रूप से छात्रों के सीखने, प्रगति, कठिनाइयों और उनकी समझ के स्तर की जानकारी को प्राप्त करना है। क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर रूप से छात्रों को सीखने की प्रगति, कठिनाइयों और उनकी समझ में स्तर की जानकारी प्राप्त करना है। इसका मतलब आकलन का। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के डैश धातु से हुई। किससे हुई है? भाष धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना, वाणी व्यक्त करना या प्रकट करना। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलना या मौखिक अभिव्यक्ति। तो क्या कहलाता है? आप मौखिक अभिव्यक्ति लगा सकते हैं, वहां पे मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। यह प्रश्न 2025 में भी दोहराया गया है। सार्थक शब्दों में अपने विचारों का मुख से कहना ही बोलना कौशल कहलाता है। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के खालिस्तान आता है। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के पठन कौशल के अंतर्गत किसके आता है? पठन कौशल। रामचरितमानस, कामायनी, साकेत क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। पूरे जीवन का वर्णन। ये तीनों हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विशाल महाकाव्य हैं, जिनमें विस्तृत जीवन की गाथाएं वर्णित हैं। एस के अनुसार भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। किसके अनुसार? डॉक्टर जैगर या स्वीट के अनुसार। भाषा की विशेष प्रकार की रचना वर्णन। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के विशेष ढांचे, उसकी रचना के नियमों का व्यवस्थित वर्णन प्रस्तुत करता है। हिंदी के वर्ण की कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं? इसमें देवनागरी में लिखे जाते हैं हिंदी के वर्ण।
हिंदी भाषा की आधिकारिक और मूल लिपि देवनागरी है। इसे कैसा लिखा जाता है? बाएं से दाएं। छात्र अपने अनुभवों को सुनता है और इसमें कौन से कौशल निहित है? छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है तो इसमें कौन सा कौशल निहित है? बोलना कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण देखिए। ध्वनि साम्य यानी कि चल बल, एक ही ध्वनि निकल रही है ना, चल बल, कल मल या राम काम नाम, तो इनमें एक ही ध्वनि निकल रही, तो इसमें ध्वनि साम्य है। ध्वनि साम्य विधि में एक समान के उच्चारण या समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है? कालखंडवार योजना। मल्टी टाइम रिपीटेड, ट्रू है, मल्टी टाइम रिपीटेड। यह प्रश्न 2025 में खालिस्तान के रूप में आया था। व्याकरण शब्दानुशासन, यह एक वक्तव्य किसका है? किसका है? महर्षि पतंजलि का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑल MCQ हो गए। ठीक है, इसके बाद ब्लैंक हो गए, वन वर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी कर दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनेंगे। आपको क्या करना है? अब लाइक कर देना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर करना है जिससे आपके सारे दोस्तों को आप प्रॉफिट मिले। इसके बाद क्या करना है आपको? जैसे ही आप इसकी क्लास ले लें और आपको लगे कि हाँ अब आ गया, उसके बाद आपको जाना है हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखी है उस पे जाना है। उस पे आपको जाके ये टेस्ट लगाना है। जैसे अभी हमने पढ़े हैं क्वेश्चन, जैसे आप लिंक पे जाके टेस्ट लगाएं कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई आपकी क्या है। तो आपकी सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? सार्थक इकाई है शब्द। मैंने यहाँ पे कर दिया। आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे और यहाँ पे से सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। ये मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट कर दिया यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पर आ गया करेक्ट है। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था इसलिए 10 में से एक मेरा वो आया, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पढ़ते रहें, आपके लिए एक लॉन्ग वीडियो और लाने वाले हैं। ठीक है।